हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षाओं के लिए इस महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने आपको जो कंप्लीट बुक है उसकी स्टडी करवा दी है और ये लगभग आपने सभी ने कर ली है। और आज हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारी बोर्ड एग्ज़ाम है जो 18 जून 2020 को होने वाली है, उससे संबंधित जो प्री बोर्ड का पेपर है उससे संबंधित हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, प्री बोर्ड के पेपर में आपके कुल 30 प्रश्न आएंगे। जो प्री बोर्ड का पेपर होगा उसमें आपके कुल कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखिए, जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगी उसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपके, वो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक जो आएंगे ना आपके, वो 1 अंक के आएंगे। फिर जो आपके क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक होंगे वो आपके 2 अंक के आएंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 25 तक होंगे आपके, वो 3 अंक के आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30 तक होंगे वो आपके 6 अंक के आएंगे। तो इस तरह से आपका एक कुल 80 नंबर का क्या होगा, बोर्ड का पेपर होने वाला है, ठीक है ना। अब ये जो प्रश्न है ये किस प्रकार के आएंगे, कैसे आएंगे? तो ये देखो 4 खंडों में आएंगे। तो सबसे जो पहला खंड होगा वो आपका ए होगा, यानी सेक्शन ए होगा, और उसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो कुल 10 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, मैंने अपने जो प्री बोर्ड यहाँ पर लिया है, देखो उसके लिए पेपर है। मैं पहला प्रश्न मैंने क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि यदि एफ आर टेन टू आर और जो एफ एक्स है मेरे पास वो आ रहा है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपको यहाँ पर एफ इनवर्स 26 का मान पूछा है। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों में जब आपसे एफ इनवर्स का मान पूछ ले तो वो प्रश्न आपके फलन आपके में से क्या होते हैं, व्युत्क्रमणीय फलन होते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख दोगे यानी एफ एक्स एक व्युत्क्रमणीय फलन है। तो इसमें आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, पहले से क्या व्युत्क्रमणीय फलन है। इसको ऐसे करना, पहले मानेगा माना एफ इनवर्स 26 बराबर, पहले आप मान लेंगे एक्स, और अब जो 26 है उसका मान मेरे पास क्या आ गया है, एफ एक्स आ गया। अब 26 बराबर मेरे पास क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और 26 माइनस 1 बराबर आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, इसका मान आएगा 25 और एक्स का मान आएगा प्लस माइनस 5। अब देखो, ये x क्या आपका प्रांत की संख्या है, देखो प्रांत में आपके r में प्लस माइनस 5 दोनों आते हैं। इसका मतलब x की जगह वापस क्या ले दोगे, आप ये ले दोगे। इसलिए जो एफ इनवर्स 26 है मेरे पास, उसका मान मेरे पास आ गया प्लस 5 और माइनस 5। ये आपको पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो प्राप्त करना था, ठीक है ना। अब देखो आगे सवाल नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है। देखो प्रश्न संख्या 2 में आपके पास आ रहा है कि साइन इनवर्स 3/4 और प्लस में सेक इनवर्स 4/3 बराबर एक्स है। तो आपसे यहाँ पर एक्स का मान पूछा गया, ठीक है ना। कैसे निकालोगे आप? देखो, ये तो मेरे पास एक बार सेम है, मैं इसको कोस के फॉर्म में बदलूंगा तो मान हो गया कोस इनवर्स 3/4 बराबर एक्स आ रहा है। और देखो, आपने ये सर्वसम पढ़ रखी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया π/2 बराबर एक्स, एक्स का मान क्या आ गया, π/2। ये आपका होगा प्रश्न संख्या 2। अब देखिए 3 के सवाल में क्या आपके पास, देखो ए और बी क्या दो अवयव है। तो जहाँ देखो ए का तो क्रम क्या रहा है मेरे पास, ये आ रहा है कितना, ये तो लिखा हुआ है मेरे पास है 3/2 की फॉर्म में। और जो मैट्रिक्स बी आपकी है वो देखो BIG आ रही है मेरे पास, और देखो ये आपका 2 गुणा m की फॉर्म में आ रहा है। और देखो इन दोनों के गुणनफल से आपको c प्राप्त होता है। c का मान क्या रहा है मेरे पास, ये आ रहा है CIJ, यानी 3/3 की फॉर्म आपको प्राप्त हो रही है। तो आपसे यहाँ पर m का मान पूछा गया है। तो देखिए, आपको प्रश्न में दिया गया जो AB है ना, तो आपको प्राप्त क्या हो रहा है, c प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो a का मान तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर कुछ भी मान लो ये 3/2 की फॉर्म में आ रहा है, और b का मान क्या है, 2 × m की फॉर्म, इधर c की फॉर्म क्या आ रही है, 3/3 की फॉर्म। अब देखिए, 2 मैट्रिक्स का जो गुणनफल है वो आपका कब परिभाषित होता है, तो उसकी तो शर्त ये है कि इसके स्तंभों की संख्या जिसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर। तो ये दोबारा बिल्कुल सेम। दूसरी बात,
अब जो आपको प्राप्त होता है उधर मैट्रिक्स नए वाला, तो उसके कोटि कैसे बनती है, उसमें इसकी तो आती है पंक्तियों की संख्या, इसकी आती है समूह की संख्या। यानी जो मेरे पास 3 गुणा m है वो किसके बराबर आएगा, 3 गुणा 3 के बराबर। तो m का मान मेरे पास यहाँ पर क्या देगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो m है उसकी वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कितनी आएगी, 3 आपको प्राप्त हो जाएगी। ये था आपका प्रश्न संख्या 3। अब आगे देखो सवाल नंबर 4 में क्या पूछा आपसे। देखो प्रश्न संख्या तो 4 है, उसकी अगर हम बात करें तो देखिए उस सवाल में आपके पास प्रश्न में ये पूछा गया था, आपको क्या पूछा गया था, देखो आप देखो जो प्रश्न संख्या 4 है उसमें मेरे पास ये आ रहा है, यानी यहाँ पर आपको दिया गया है 4 नंबर में क्या कि आपको k का मान पूछा है यहाँ पर, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको देखो पहले शेष में दिया गया है। तो त्रिभुज के आ रहे मेरे पास क्या है, k 4 आ रहा है, एक तो एक आ रहा है 2 - 6, एक मेरे पास आ रहा है 5 और ये 4, ये 3 बिंदु है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे पास कितना आ रहा है, 35 वर्ग मात्रक आ रहा है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 35 वर्ग मात्रक। तो यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, आप जाते हैं 1/2, फिर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये होता है बराबर क्या आ रहा है, 35 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो 1/2 मेरे पास आया बराबर है सेम, ये आपका हो गया k 4 और 1, फिर 2 - 6 और 1, फिर 5 4 और 1, उधर आ रहा है 35। अब जो इसका जब आप प्रसरण करते हो तो k के इंटू क्या आएगा, -6 - 4 आएगा, और -4 के इंटू क्या आएगा, 2 - 5, और प्लस 1 के इंटू क्या आएगा 8, और प्लस में 30, उधर मेरे पास आ रहा है 35। अब देखो 1/2 तो रहेगा मेरे पास यहाँ पर सेम, और यहाँ देखिए जो आपका मान है माइनस का 10 के हो गया है, 10 के, ये माइनस का 3 क्या हो गया, प्लस का 4 × 12, फिर आ रहा है मेरे पास कितना, प्लस का 38, उधर आ रहा है 35। देखो जो 35 है ना उसको आपको क्या करना है, प्लस माइनस 35 लेके आना है, क्योंकि आप प्लस 35 लोगे तो भी आप मान प्लस काम लोगे, और माइनस है तो भी आप क्या काम लेंगे, माइनस को प्लस काम में लोगे। अब 2 उधर तो क्या बनेगा मान आपका, ये तो माइनस का 10 के प्लस में, और यहाँ पर देखो मेरे पास अभी क्या हो गया, ये मान आपका ये बिल्कुल बन गया कितना, 50 बन गया है। उधर मेरे पास क्या आ रहा है, प्लस -70 आ रहा है, जो 2 गुणा में आ गया इसके। अब देखो जब आप इसमें धनात्मक चिन्ह काम में लोगे ना, तो माइनस का 10 के प्लस 50 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 70 आ जाएगा। और इससे -10 के बराबर आएगा 70 - 50, माइनस का 10 के बराबर आएगा 20, और k का मान आ गया कितना, -2। एक तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। और जब आप ऋणात्मक चिन्ह काम लोगे ना, तो माइनस का 10 के प्लस 50 बराबर आएगा कितना, माइनस का 70, फिर -10 के बराबर क्या आ जाएगा, -70 - 50, यानी -10 के बराबर आएगा माइनस का 120, माइनस काट देंगे आप, और k का मान क्या देगा आपका 12 देगा। तो ये आपको 2 उत्तर क्या करने थे, k के प्राप्त करने थे, एक तो आपका ये आ रहा है और दूसरा ये आ रहा है। उसके बाद देखो हम आगे देखो प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। तो देखो प्रश्न संख्या 5 में आपको क्या दिया गया है, तो देखिए अगर आप 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हो तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया गया आपको, एक इंटीग्रेशन दिया गया आपको, और इंटीग्रेशन देखो क्या लिखा हुआ है वो देखिए आप, मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका देखो कुछ इस तरह से आ रहा है, और कैसे आ रहा है देखो, इसमें लिखा है कि आपको इंटीग्रेशन प्राप्त करना है, कौन सा ये प्राप्त करना है, 1 - cos 2x बटा 1 + cos 2x dx, इसका आपको देखो मान प्राप्त करना था। तो देखिए इसके लिए क्या करना आपको, यहाँ पर सीधा आपको cos 2x का वह फॉर्मूला लगाने से आपका ये कट जाए वो, तो ये तो हो गया मेरे पास 1 - 2 sin स्क्वायर x बटे हमारा 1 + 2 cos स्क्वायर x - 1 इंटू हमारा dx, 1 से 1 काट दो, 1 से 1 काट दो, ये +2, 2 से 2 काट दो, ये आ रहा है tan स्क्वायर x dx। अब tan का सीधा होता नहीं है, तो इसको आप लिखोगे sec स्क्वायर x - 1 इंटू dx, यानी tan x - 1 + c, सॉरी ये x + c, ये क्या है इसका जो सॉल्यूशन है वो आप प्राप्त कर सकते हो। ये होगा आपका कौन सा, जो प्रश्न संख्या आपका 5 का था वो आपने अभी यहाँ पर कर लिया है।
अब देखो 5 नंबर प्रश्न के बाद में क्या करना आपको, प्रश्न संख्या 6 की बात करनी है। तो देखो 6 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया आपको, देखो 6 नंबर सवाल में आपसे पूछा गया है कि एक वेक्टर है, उसका आपको दूसरे पर क्या निकालना, उसका प्रोजेक्शन निकालना है। यानी आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप का आपको, यानी 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, प्रक्षेप। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप ऐसा करेंगे, पहले आप एक को तो वेक्टर ए मान लेंगे जो है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, और दूसरा आपने वेक्टर बी मान रखा है जो 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप आ रहा है। जब आपको निकालना है क्या, ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप निकालना है ना, तो इसमें प्रक्षेप का तरीका होता है आपका ए डॉट बी बटे में बी का परिमाण, यानी जिस पर आप प्रक्षेप निकालते हो उसी का प्रमाण क्या आएगा, उसके पॉइंट में आ जाएगा। अब देखो जब आप इसको आगे सरल करते हो तो यहाँ तो आ रहा है मेरे पास आई कैप प्लस 3j कैप प्लस में 7k कैप, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना आपको, 7i कैप माइनस का j कैप प्लस 8k कैप बटे मारे किसका, बी का प्रमाण लेना आपको, तो 49 प्लस 1 प्लस 64। अब इसको जब आप सरल कर लेंगे आगे, तो देखो जैसे आप इसको सरल करोगे तो आपके पास मान आ जाएगा 7 माइनस 3 प्लस 7 और 56, तो देखो रूट में कितना होगा आपका, ये 50 और 64 कितने हो गए, तो देखो 114 हो जाएंगे, ये 114। अब ये हमेशा मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा आपका। तो अब इसको सरल करोगे तो मान क्या देगा आपका, 60 आ जाएगा ऊपर, 60 बटा रूट 114 मात्रक। तो ऐसे आपको इसका जो प्रोजेक्शन था वो आपको प्राप्त करना था। ये मैंने अभी आपको बताया सवाल नंबर 6 का आंसर। अब देखो आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। तो देखिए जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दिया गया है उसको देखो एक बार आप। प्रश्न संख्या 7 में दिया गया आपको लेमडा किस मान के लिए समतली है। मतलब आपको यहाँ पर जो 3 वेक्टर दिए गए हैं आपको, ठीक है ना। एक तो वेक्टर मेरे पास आ रहा, मान लो ये आ रहा है जो है 2i कैप माइनस j कैप प्लस और k कैप। दूसरा मेरे पास देखो वेक्टर बी आ रहा है जो कितना है i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप। और तीसरा देखो मेरे पास वेक्टर सी आ रहा है जो है यानी 3i कैप प्लस लेमडा j कैप और प्लस में 5k कैप। तो देखो ये 3 वेक्टर आपको दिए गए हैं जिनमें 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, i प्लस 2j माइनस 3k कैप, फिर 3i लेमडा और 5k कैप। अब देखो समतलीय प्रश्नानुसार वेक्टर ए बी सी क्या है, समतलीय है यानी कोप्लेनर है। अब देखो कोप्लेनर की आपने शर्त पढ़ रखी है कि जो डिटरमिनेंट्स आपका ए बी सी होगा वो बिल्कुल क्या देगा, 0 आ जाएगा जब ये आपके कोप्लेनर होंगे तब। अब देखिए इस बात का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि इन तीनों जो डिटरमिनेंट्स वो 0 आएगा बिल्कुल। तो आप लिखोगे 2i कैप, यहाँ लिख दोगे आप कितना 2, फिर -1, फिर 1, फिर 1 2 -3, फिर 3 लेमडा 5 बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इसको सरल करना आपको, तो 2 के इंटू में आएगा 10 और ये प्लस में 3 लेमडा, फिर प्लस 1 के इंटू में क्या आएगा देखो अभी 1 के इंटू जो आपका मान हो जाएगा 5 और प्लस में 9, फिर -1 के इंटू में क्या आएगा लेमडा -6 बराबर 0 आ रहा है। इसको सरल करोगे तो 2 से गुणा करना मान होगा आपका 20 प्लस 6 लेमडा और प्लस में यहाँ पर देखो बाहर मेरे पास 1 आ रहा है तो ये मान आपका आ गया 14, फिर माइनस लेमडा और प्लस में 6 बराबर 0। अब यहाँ पर मान मेरे पास आ रहा है 5 लेमडा। अब देखो बाकी मान आपका सारा कितना हो गया, ये 20 और 20 40 हो गया बराबर 0। तो 5 लेमडा बराबर माइनस का 40 और लेमडा का मान आएगा माइनस में कितना 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो लेमडा है उसका मान आप प्राप्त कर सकते हो। ये बताया मैंने आपको सवाल नंबर 7। अब देखो 7 नंबर सवाल के बाद में आपको जो प्रश्न संख्या 8 है उसका उत्तर देखिए आप कि प्रश्न संख्या आपको 8 में क्या दिया गया है। जो प्रश्न संख्या 8 है उसमें देखो आपके पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है यानी एक वेक्टर आर है जो एक्स वाई जेड अक्षों के साथ क्रम से 45, 60 और 120 का कोण बनाता है। यदि सदिश आर का परिमाण 3 का है तो आपको सदिश आर ज्ञात करना है, ठीक है ना।
यहाँ पर मेरे पास अल्फा का मान तो आ रहा है 45 डिग्री, बीटा का 60 डिग्री और जो गामा है वो आ रहा है 120 डिग्री। और साथ में जो आर वेक्टर है उसका परिमाण आपको दे रखा है कितना, 3 मात्रक दिया गया पहले से, 3 मात्रक। ठीक है ना। तो अब इसमें आपको प्राप्त क्या करना है, वेक्टर आर है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखो ऐसे प्रश्नों का मैंने आपको तरीका बता रखा है। ऐसे वेक्टर का मान आपका जाएगा आर का वेक्टर, फिर एल आई प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, यानी जो आर का परिमाण है वो किससे गुना जाएगा आपका, कोस एल्फा आई कैप कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप। इसको सरल करोगे तो मान आपका देखो 3 तो यहाँ पर ही पहले से, ये कोस 45 आई कैप, फिर कोस 60 जे कैप, फिर कोस 120 के कैप। अब इसको सरल कर लेंगे आप, तो इसका मान तो हो गया 1/√2 आई कैप, कोस 60 का हो गया 1/2 जे कैप। देखो कोस 120 है, इसको आप 90 + 30 करोगे तो आएगा sin 30 माइनस में, तो माइनस का 1/2 के कैप। अब देखो अब 3 तो बाहर ही पहले से, तो इसको आप लिखोगे 3/√2 आई कैप, 3/2 जे कैप, 3/2 के कैप। यह आपने वेक्टर आर का क्या कर लिया है, मान प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। अब देखो उसके बाद में आपका आगे 9वां प्रश्न आता है। तो देखिए 9वें प्रश्न में आपको क्या करना है। देखो अगर आप 9वें प्रश्न की बात करते हो तो 9वें प्रश्न में आपको दिया गया था कि एक विवरणों के अंतर्गत आपको छायांकित क्षेत्र दिखाना था, जिसमें मेरे पास क्या है, जेड तो ये आ रहा था, यानी 2x + y नहीं, वो एक तो मेरे पास आ रहा था 2x + y जो क्या था, ग्रेटर या इक्वल 8 था, ये 2 यहाँ पर, ठीक है 2x। फिर साथ में आ रहा है x ग्रेटर या इक्वल 0 और y ग्रेटर या इक्वल 0। अब इसका आपको सुसंगत हल क्षेत्र वो दर्शाना था। तो देखिए इसका बिल्कुल सीधा तरीका डायरेक्ट आपका, पहले आप इसकी टेबल बना लेंगे, ठीक है ना। अभी तो x का मान 0 लेंगे तो y आ जाएगा मेरे पास 8 यहाँ पर, y 0 लिया तो x का आ गया 4। तो पहले आप इस तरह से एक रेखा को दिखा देंगे। और अब यहाँ तो मेरे पास बिंदु क्या देगा इसका, 4,0 या 0,8, इसका नाम है 2x + y ग्रेटर इक्वल 8। साथ में x का मान ग्रेटर 0 y का ग्रेटर 0, तो ये आपके दोनों होगी लाइन सीधी। अब इसमें आप x का मान 0 y का मान 0 को, तो देखो 0 इसमें आ रहा है आपका 0/8 से, मतलब शर्त क्या रही है आपके पास, 0 है वो ग्रेटर आ रहा है किससे, 8 से। तो बिल्कुल ऐसे सत्य बात है ना। तो इसका जो क्षेत्र है वो इस तरह से आपको एक अपरिमेय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्षेत्र आपको ऐसे दिखाना था। तो ये था आपका सवाल नंबर 9। अब देखिए उसके बाद में क्या करना आपको, सवाल नंबर जो 10 है उसकी बातें करनी है। तो देखिए अगर हम 10वें प्रश्न की बात कर रहे हैं तो देखो प्रश्न संख्या 10 में आपको ये दिया गया है, क्या दिया गया है, जो 10 नंबर प्रश्न आपका है उसमें आपको दिया गया है कि एक तो देखो इसमें आपको पी ए का मान दे रखा है कितना, 1/2, और जो पी बी है प्रायिकता वो आ रही है मेरे पास x, और जो पी ए यूनियन बी है वो मेरे पास है 3/5। तो आपको x का मान ज्ञात करना है जहाँ पर ए और बी दोनों की आपकी स्वतंत्र घटनाएं है, ठीक है ना। तो देखो x का मान आप कैसे ज्ञात करोगे। तो यहाँ देखिए आप जानते हैं जब स्वतंत्र घटनाएं होती है तो आपके पास पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होता है, पी ए डॉट ए पी बी होता है। कब, जब ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हो तब, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर पी ए यूनियन बी का मान दिया गया है, तो आप शर्त लगाओगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें आपको सारा मान रखना है। तो यहाँ इसका मान आपको 3/5 दिया गया है, इसका मान 1/2 है, इसका x फिर 1/2 14 इसके बराबर है, यूनिट लगे इंटू मेरा है x। तो ये 3/5 बराबर आएगा 1/2 + x माइनस x/2 के, और 3/5 का मान आ गया 1/2 + x/2 के बराबर आ गया। इसको आप इधर ले आएंगे तो 3/5 माइनस 1/2 बराबर आएगा x/2 के। और अब इसको सरल करने मान आपका 10 तक तुम आ गया, 2 का 5 का 2 6 माइनस 5 बराबर x/2। तो 1/10 बराबर आ रहा है x/2 के, इसको काट दो से भी, और x का मान मेरे पास क्या देगा 1/5। तो इस तरह से जो आपको x का मान था वो प्राप्त करना था।
ठीक है ना। अब देखो 10 सवाल आपके अभी तक हो गए हैं। अब हम आगे प्रश्न संख्या 11 है उसकी बातें करते हैं। तो देखिए 11वें प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, यानी 3 फलनों के लिए आपको साचर्यता जो गुणधर्म है उसका आपको सत्यापन करना है। और कैसे करना देखिए सवाल को भी आप 3 फलनों के लिए आपको साहचर्यता गुणधर्म है उसका आपको सत्यापन करना है। तो प्रश्न देखो मेरे पास ये रहेगा, यानी आपको यहाँ पर दिया गया है 11वें सवाल में फलन जो आपका आ रहा है वो एक तो आ रहा है n × z0 आ रहा है पहले, उसके बाद में f(x) का मान है 2x, फिर g आ रहा है मेरे पास z0 टेंड टू q और gx का मान है 1/x, फिर h का मान आ रहा है मेरे पास q टेंड टू r और hx का मान क्या आ रहा है मेरे पास e⁻x ये आ रहा है। अब देखो आपको यहाँ पर क्या करता है साचर्यता गुणधर्म है उसका आपको सत्यापन करना है। तो देखिए इसमें आपको क्या सिद्ध करना है, यानी आपको यहाँ पर सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है कि जो आपका HOGOF है वो किसके बराबर आएगा, HOGOF के बराबर। यानी जो साचर्यता का नियम वो आपको किसमें लागू होता है, 3 में लागू होता है। तो हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि HOGOF है वो बराबर आएगा किसके, HOG और OF के बराबर। तो देखो हम यहाँ पर सभी को बारी बारी से पहले प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको प्राप्त करना है जो GOF है वो देखो हम पहले एक बार प्राप्त कर लेंगे। तो GOF जो बनेगा आपका उसकी रेंज क्या बनेगी, यानी F वाला तो इसमें प्रांत काम आएगा और G वाला इसमें क्या आएगा, सह प्रांत काम आ जाएगा, यानी आपका n टेंड टू q बनेगा ये, ठीक है ना। और क्योंकि ये जो Z0 है वो बिल्कुल इसका क्या रहा है, उपसमूह से आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए संभव है ये। जब आप GOF निकालोगे तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा G अंदर आएगा मेरे पास fx, तो G तो बारी वाले से fx का मान आपने क्या लिख दिया है, 2x लिख दिया है। अब जो इसमें J का रूल है तो J का रूल क्या कहता है, J का रूल कहता है कि उस x को बट्टे में लिखना आपको, तो 1/2x। ये तो मैंने पहले GOF है उसका मान मैंने प्राप्त कर लिया है, लेकिन देखो आपको साथ में HOG का मान भी चाहिए ना, वो भी निकालेंगे हम। उससे पहले आप ऐसा करो बाएं पक्ष है उस कंप्लीट का मान ही निकालो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया HOGOF, मैं पहले इस बाएं पक्ष का मान भी क्या कर रहा हूँ, प्राप्त कर रहा हूँ। तो देखिए जब आप इस बाएं पक्ष का मान प्राप्त करेंगे तो देखो ये मान आपका कैसे जाएगा, देखो सबसे पहले इसकी देखो रेंज देखिए, रेंज क्या बनेगी इसकी। अब आपका देखो एक तो फलन कौन सा होगा, ये फलन होगा आपका एक तो GOF वाला, एक फलन आपका कौन सा होगा, ये H वाला ही हो गया, ठीक है, 2 फलन हो गया आपके पास। देखो इसकी रेंज क्या बनेगी, जब आप HOGOF निकाल रहे हो तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका तो ये n आ जाएगा और उसका आ जाएगा r काम में, ठीक है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा n × r, ये तो इसकी रेंज होगी ना। और जब आप HOGOF x प्राप्त करोगे तो यहाँ h आएगा बाहर, अंदर मेरे पास आ रहा है GOFX ये आ रहा है अंदर, तो h को बाहर रखना आपको। और देखिए जो GOFX है उसका मान देखो अभी आपने प्राप्त किया था कितना, इसका मान आपने अभी 1/2x प्राप्त किया है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे 1/2x। अब इसमें आपको देखो h का नियम लगाना है। h का नियम क्या होता है, h का नियम है कि इस x को आप e की पावर के लगा दो, ठीक है ना, जो आपका x है उसको आप e की पावर के ऊपर लगा दो, तो मेरे पास आएगा HOGOF बराबर आ गया e की पावर 1/2x। ये तो पहले आपने क्या प्राप्त कर लिया, एक समीकरण नंबर 1 प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। अब देखो दूसरा, अब मेरे को यहाँ पर प्राप्त करना है HOG और OF का मान। तो इसके लिए पहले आपको HOG का मान निकालना पड़ेगा अलग से। तो मेरे पास यहाँ पर है H, फिर है GX H। अब देखो GX का मान मेरे पास कितना है, पहले GX का मान मेरे पास आ रहा है यानी 1/x आ रहा है। अब इसमें आप H का नियम लगाओ, H का नियम क्या कहता है, इस x को आप e की पावर में लगा दो, e की पावर क्या आएगी मेरे पास 1/x। ये तो आ रहा है मेरे पास किसका मान, HOGX का मान, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर HOGOF प्राप्त करना है। तो देखिए जो इसकी रेंज बनेगी वो वापस क्या बनने वाली है आपकी, आपको यहाँ पता है कि जो आपका HOG है उसके आपने भी यहाँ पर रेंज क्या लिखी है, तो वो लिख दो पहले एक बार आप, तो जब आप HOG निकालोगे यहाँ पर, चलो आप इसको यहाँ लिख दो HOG। देखो HOG की रेंज क्या बनेगी आपकी, तो J से स्टार्ट हो रही है ये, यानी Z0 टेंड टू और बाद में R, तो यह देगा आपकी Z0 टेंड टू R।
अब जो आप एच ओ जी बना रहे हो तो उसकी रेंज क्या बनेगी आपकी, इसका प्रांत काम आएगा और इसका देगा सेप्रांत काम में। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, एंड इंटू आर हो जाएगी, फिर से एंड इंटू आर। और ये तो आपने भी इसको लिख दिया है। अब आपको प्राप्त क्या करना है, वैसे जो एच ओ जी ओ एफ एक्स है वो आपको प्राप्त करना है। तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एच ओ जी सेम रखना आपको, ब्रैकेट में आ रहा है मेरे पास क्या, एफ एक्स आ रहा है। तो एच ओ जी सेम है, एफ एक्स का मान मेरे पास कितना है, 2x है। यहाँ पर आपने 2x कर दिया इसको भी। अब देखिए एच ओ जी का नियम क्या कहता है, एच ओ जी का नियम कहता है जो यहाँ पर x है उसको आप पहले e की पावर e लिखो, फिर 1 के बटे में उसको लिखो आप। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे आप, e की पावर में 1/2x कर देंगे। ये मेरे पास आ गया है एच ओ जी ओ एफ का मान, समीकरण नंबर 2। देखो दोनों का मान आपको बिल्कुल क्या हो रहा है, समान प्राप्त हो रहा है। समीकरण 1 व 2 दोनों का मान बिल्कुल क्या रहा है, समान आ रहा है। तो आप लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से जो आपका LHS है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर। तो ये आपको इसमें क्या करना था, अभी सिद्ध करना था। तो ये तो मैंने भी आपको क्या कराया है, जो सवाल नंबर 11 था उसको मैंने भी आपको करवाया है। अब देखिए आगे आप प्रश्न संख्या 12। तो देखो 12वें प्रश्न में आपको क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 होगा उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि उस प्रश्न में आपको ये दिया गया है और उसमें क्या दिया गया है वो देखिए एक बार आपने। 12 नंबर जो प्रश्न है उसमें आपके पास आ रहा है, यानी मतलब कोई आपके पास एक मैट्रिक्स आ रही है और उस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए का मान मेरे पास कितना है, 3 1 और माइनस का 1 2 है। और साथ में जो एफ ए है उस एफ ए का मान है a² माइनस 5a + 7i। तो आपको यहाँ पर एफ ए का जो मान है वो प्राप्त करना है। तो देखिए हम एफ ए का मान कैसे प्राप्त करेंगे, तो सीधा लिखा आपने a² माइनस 5a + 7i। तो a² का मतलब a हो गया, बाकी सारा मेरे पास क्या रहा है, सेम आ रहा है। अब यहाँ पर मैट्रिक्स ए का मान तो है 3 1 माइनस 1 2, फिर 3 1 माइनस 1 2 माइनस 5 इंटू, और मैट्रिक्स ए का मान है मेरे पास 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7 इंटू 1 0 और 0 1। अब देखिए पहले इन दोनों मैट्रिक्स को आप गुणा कराओगे, तो पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा कराएंगे तो आ रहा है 9 माइनस 1, इससे गुणा कराया तो 3 + 2। अब दूसरी पंक्ति काम में लिया आपने तो -3 -2, वापस गुणा करवाया तो -1 + 4। अब इस -5 को आपको अंदर गुणा करना, तो आएगा मान -15, फिर -5, फिर +5, माइनस का 10। उसके बाद देखो ये मेरे पास आ रहा है 7 0 0 और ये 7। अब देखिए ये तो मान बचेगा आपका कितना, 8 बच रहा है यहाँ पर भी, ये 5, ये -5, ये +3, फिर ये आ रहा है -15 -5 5 -10 प्लस में 7 0 और 0 और ये 7। अब देखिए इसको आप आगे सरल करते हो तो संगत के साथ संगत जुड़ेगा, तो 8 -15 और 7 कितने हो गए, 0 हो गए ना। फिर 5 -5 और 0 कितने हो गए, 0 हो गए। फिर -5 + 5 और 0 वापस 0 आ रहा है। इनको सरल किया तो वापस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब आपको पास क्या आ गई, 0 मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो गई है। तो ये आपको इसमें क्या करना था, प्राप्त करना था। ये था आपका सवाल नंबर 12। अब देखिए हम आगे बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसकी हम बात करते हैं। तो देखो प्रश्न संख्या 13 में आपको क्या दिया गया है। अब देखिए जो आपका आगे प्रश्न आता है वो है प्रश्न संख्या 13। जो 13 नंबर में क्या है मेरे पास, के का मान निकालना है और आपके पास ये फलन है वो क्या है, x = π/2 पर संतत है और f(x) का मान मेरे पास ये आ रहा है, यानी k cos x बटा में π - 2x, यहाँ पर 5, ये तो x ≠ π/2 है और ये क्या है, x = π/2। तो देखिए फलन क्या रहा आपका, x = π/2 पर संतत आ रहा है, तो आपको यहाँ पर k का मान प्राप्त करना है। तो आप लिखोगे प्रश्नानुसार फलन x = π/2 पर क्या है, संतत है। और जब ये संतत है तो आप जानते हैं इसके तीनों मान बराबर होते हैं। इसका मतलब f π/2 बराबर आएगा
एफ पाई बाई टू माइनस एच बराबर आएगा एफ पाई बाई टू प्लस एच के, यानी तीनों के तीनों मान बिल्कुल क्या आने वाले हैं, आपके बराबर आने वाले हैं। अब इसमें देखो ऐसा करेंगे हम, तो एक तो सेपरेट मान और हम काम ले लेंगे यहाँ पर, यानी एक तो आपको एफ पाई बाई टू काम में लेना है। अब देखो इन दोनों में से आपको चाहे बाएं सीमा काम मिले चाहे दाएं सीमा, दोनों में से हम कोई भी एक सीमा काम ले लेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर दाएं सीमा काम में लिए, क्यों देखो दोनों का एक ही पर्सन काम आ रहा ऊपर वाला। अब यहाँ देखो जो एफ पाई बाई टू वो देखो उसका मान दिया गया आपको कितना, 5 दिया गया है। अब इसके लिए आप लिखोगे लिमिट, मेरे पास एक्सटेंड टू आ रहा है पाई बाई टू और यहाँ पर आ रहा है के कोस एक्स बटा में पाई माइनस से 2x। अब देखिए इस सवाल में आप सीधे सीमा का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि सीधे सीमा का प्रयोग करोगे तो आपके पास 0/0 रूप आ रहा है, जबकि फलन क्या आपका परिभाषित है। तो यहाँ पर आप इसमें क्या करेंगे, पहले इसको आप लिख देंगे लिमिट एच टेंड टू 0 बना देंगे। आप लिखने पर जब आप इसको लिमिट एच टेंड टू 0 बनाओगे तो आपके पास मान क्या आएगा, यहाँ पर के तो सेम में कॉन्स्टेंट राशि है, फिर यहाँ पर क्या आएगा कोस के जो अक्स है वहाँ पर आएगा मेरे पास कितना पाई बाई टू प्लस एच आएगा, और यहाँ पर पाई माइनस 2 इंटू क्या आएगा पाई बाई टू प्लस एच। अब देखो ये 5 बराबर आ रहा है मेरे पास कितना के लिमिट एच टेंड टू 0, ऊपर वाला मान देखो ये क्या बन जाएगा आपका साइन एच बन जाएगा, और कोऑर्डिनेट कौन सा सेकेंड है ना, तो माइनस का साइन एच हो गई है, जो मान जुड़ रहा है भैया आपका पाई बाई टू प्लस एच है। तो और देखो यहाँ पर मेरे पास मान क्या आएगा पाई माइनस 2h आ गई है। जब आपने इसको अंदर गुणा करें माइनस 2 को, फिर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, साथ में माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, और 5 बराबर आ गया मेरे पास के बटा 2 लिख दो आप अलग से, लिमिट एच टेंड टू 0 और साइन एच बटा एच। और आप जानते हैं कि साइन एच बटा एच का मान क्या होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ पर आपका मान क्या देगा 5 बराबर के बटा 2 गुणा 1, 5 बराबर आ रहा है के बटा 2 और के का मान क्या आ गया 10। तो ये आपको इस तरह से सवाल नंबर जो 13 था उसको कंप्लीट करना था। अब देखो आगे आप सवाल नंबर जो 14 का है वो देखो। अब जो 14 नंबर सवाल है उसमें देखो आपको समाकलन करना है। किसका समाकलन करना आपको समाकलन करना है रूट ऊपर आ रहा है 2x प्लस 5 बटे में यहाँ पर मेरे पास आ रहा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। इसका आपको क्या करना है समाकलन करना है, यानी इसको इंटीग्रेट करना आपको। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हल करने का मैंने आपको तरीका बता रखा है। तो देखिए यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना है 2x प्लस 5 बटा रूट में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को। तो देखिए यहाँ पर इसको पुट करने पर आपको ऊपर वाला मान प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और इसलिए हम क्या करेंगे, या तो इसमें a इंटू हर का अवकलज का रूल है वो लगा लेंगे, या फिर देखो इसका एक दूसरा नियम आप ये भी इसमें लगा सकते हो। कैसे, इसको आप देखो 2x प्लस 3 को आप अलग तोड़ लोगे, 2 को आप अलग तोड़ दोगे, और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का रूल। अब इसमें आप ऐसा करेंगे, इसको इसमें तो आप अलग बार लगा दोगे, यानी 2x प्लस 3 बटा रूट में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू dx, और जो प्लस में 2 है dx बटा, इसमें आप इसका भाग अलग से लगा दोगे, यानी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है ना। अब देखो इसमें तो क्या तरीका है, जैसे आप इसको पुट कराओगे तो फिर उसका अवकलन आ रहा है सीधा और उसका डायरेक्ट हो ही जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर आएगा हमारे क्या आएगा मेरे पास I1 प्लस 2I2 आपको प्राप्त हो गया है। अब जो I1 आपका है वो क्या रहा है 2x प्लस 3 dx बटा रूट में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसको आप कर लोगे खुद, कि जब आप इसको पुट करोगे ना तो इसका ऊपर क्या जाएगा अवकलन आ जाएगा, और सरल करें तो इसका उत्तर है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। जो इसका उत्तर आएगा वो आप आराम से निकालोगे। इसमें आपको पूर्ण वर्ग का रूल लगाना है, यानी आप यहाँ लिख दोगे x प्लस 3 बटा 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 9 बटा 4 प्लस में 1। इसको सरल करके देख लेंगे आप जो बचेगा वो। तो ये आपका इस तरह से सवाल है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। इसका जो उत्तर आएगा वो आप I1 I2 का मान निकाल के वापस समीकरण 1 में रखना है, और 1 में रखते ही आपको क्या जाएगा इसका जो आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये था आपका सवाल नंबर कौन सा 14 का। अब देखिए जो 15 नंबर प्रश्न था ना, उस 15 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है वो देखिए आप। देखो 15 नंबर जो प्रश्न आपके पास है उसमें ऐसा दिया गया है, यानी आपके पास क्या है 3 ABC क्या है 3 इकाई सदिश इस प्रकार है। मतलब जो A का परिमाण है वो बराबर आ रहा है B का परिमाण है बराबर आ रहा है C का, तीनों क्या आ रहे हैं बिल्कुल 1 इकाई आ रहे हैं।
यानी जो तीनों का प्रमाण है वो आपको बिल्कुल क्या दिया गया है, एक इकाई इनका प्रमाण आपको दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया आपको, मतलब एक शर्त तो आपको इसमें देखिए ये शर्त, और देखो इसमें सेकंड शर्त क्या लिखा है कि ए डॉट बी और बराबर ए डॉट सी और तथा बी और सी के मध्य कोण क्या रहा आपका, इसमें थीटा π/6 आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या दे रखा है कि बी और सी के मध्य कोण आ रहा है π/6। मान लो देखो मेरे पास ये है कि यहाँ पर देखो ये तो जो आपका वेक्टर है वो कौन सा हो गया, मान लो बी वेक्टर हो गया। ये तो ये मान लो मेरे पास क्या वेक्टर बी है, ये मान लो मेरे पास क्या वेक्टर सी है, इनके बीच में कोण आ रहा है π/6, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, यानी कि ए डॉट बी बराबर आ रहा है किसके, ए डॉट है सी के। तो देखो ये दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट, मतलब ये दोनों में लंबवत की शर्त है उसको क्या करें यहाँ पर दर्शा रहा है। तो अब इस बात का मतलब ये हुआ कि जो सदिश ए होगा वो बिल्कुल देखो दोनों पर लंबवत आएगा। ये जो आपका वेक्टर ए है यहाँ पर वो इस सी पर भी क्या है, लंबवत है, और इस बी पर भी क्या है, लंबवत आपको दिया गया है, क्योंकि आपको ए डॉट सी बराबर क्या दे रखा है, ए डॉट बी दे रखा है, ठीक है ना। तो इस शर्त के हिसाब से आपने क्या लिख दिया कि जो ए है वो बिल्कुल दोनों पर क्या है, लंबवत है। तो अब आप यहाँ पर मान लेंगे, माना जो वेक्टर ए है ना, पहले आप लिखोगे वेक्टर ए क्या है, वेक्टर बी तथा सी दोनों पर लंबवत है, लंबवत है। तो देखो जब ये दोनों पर लंबवत है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आप वेक्टर ए को क्या मान लेंगे, आप लेमडा बी क्रॉस सी मान लेंगे। आप लंबवत सदिश आप ऐसे मानते हो। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जो ए का परिमाण होगा, देखो लेमडा तो मेरे पास एक बार आ रहा सेम, इसको आप लिख देंगे बी का परिमाण, सी का परिमाण साइन थीटा एन कैप, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास ए का परिमाण तो बिल्कुल देखो सेम आ रहा है, एक बार लेमडा, यहाँ बी का परिमाण, यहाँ सी का परिमाण, यहाँ साइन π/6 और साथ में आ रहा है एन कैप, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो ए कैप का परिमाण देखो पहले से आपको एक वहाँ पर इकाई दिया गया है और इन सब का मान आप यहाँ लिख दोगे। तो देखो जैसे आप इनको सर्च करोगे तो इसका मान आ रहा है मेरे पास एक, या लेमडा ही पहले से, और लेकिन देखो यहाँ पर एन कैप के फिलहाल कोई वेक्टर है। अब ये वेक्टर क्या बैठेगा, जब आप इन दोनों का क्या वर्ग कर दोगे, ठीक है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक हो गया। ए के प्रमाण का स्क्वायर, ये लेमडा स्क्वायर, बी के प्रमाण का स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पर सी है, ठीक है ना, और साथ में सी के प्रमाण का स्क्वायर, यहाँ पर आ रहा है साइन स्क्वायर π/6, और साथ में एन कैप के प्रमाण का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो जब आप इसको सरल करते हो आगे तो इसका मान देगा आपको एक बराबर, यहाँ पर लेमडा स्क्वायर, ये 1 गुणा 1, और साइन π/6 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, और इसका मान हो गया 1, क्योंकि आप जानते हैं कि एन कैप डॉट एन कैप क्या होता है आपका, एन कैप के प्रमाण का स्क्वायर होता है, जो क्या होता है आपका बिल्कुल 1 होता है। तो मेरे पास आ गया 1 बराबर लेमडा स्क्वायर बटा 4, लेमडा स्क्वायर का मान आ गया 4 और लेमडा आ गया ±2। अब जो आपने लेमडा का मान निकाला है, अब इसको वापस क्या करना आपको, समीकरण 1 में जहाँ पर ये आपने वेक्टर ए माना था ना, यहाँ रखना आपको। तो आपने कोई लेमडा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप जब इसका मान रखोगे तो वेक्टर जो ए है वो आपको प्राप्त होगा +-2 वेक्टर बी क्रॉस सी, इसके द्वारा आप जो वेक्टर है उसका मान आप ए का प्राप्त कर सकते हो। ये तो आपने भी सीखा है सवाल नंबर जो 15 था उसके बारे में, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद देखो जो आपको शर्त रखी आगे नेक्स्ट वाली, उस शर्त में मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पर जो शर्त देखो थोड़ी सी इसमें क्या है, यहाँ बराबर 0 लिखा नहीं, तो यहाँ पर देखो बराबर 0 लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं बराबर 0 लिखा हुआ है। तो उस 0 होने का मतलब क्या है, ये दोनों पर ये लंबवत है, ठीक है ना। ये प्रश्न में आपको बिल्कुल दिया हुआ मिलेगा कि दोनों पर क्या आ रहा है, ये लंबवत आ रहा है। तो लंबवत आने का मतलब कि साथ में जो ए है ना वो बी पर भी लंबवत है, और साथ में ए क्या है, सी पर भी लंबवत है। ये शर्त आपको यहाँ लगा लेनी, सही 0 मैंने लिखा नहीं था इसमें, तो 0 आएगा, ठीक है ना इसमें। तो ये था आपका सवाल नंबर 15। अब देखो आप आगे सवाल नंबर 16 के बारे में। अब देखिए जो आपका आगे आता है सवाल नंबर 16 का, तो देखो 16 नंबर सवाल में आपको सिद्ध करना है 10, यहाँ पर मेरे पास है π/4 प्लस, ये आ रहा है 1/2
कॉस इनवर्स ए बटा बी और प्लस में टेन पाई बाई 4 माइनस 1/2 और कॉस इनवर्स ए बटा बी बराबर आपको इसमें दिया गया है 2b बटा ए। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। उत्तर आपका क्या आएगा, 2b बटा ए आएगा। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें बाएं पक्ष को चुनोगे, जो आ रहा है 10 पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स ए बटा बी प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स ए बटा बी। देखो मैं यहाँ पर पहले पुट कर लूँगा एक बार क्या, कि जो 1/2 कॉस इनवर्स ए बटा बी है, इसको मैंने बार क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब जो कॉस इनवर्स ए बटा बी होगा वो मेरे पास आएगा 2 थीटा के, और ए बटा बी का मान मेरे पास क्या आएगा, कॉस से 2 थीटा के। एक बार मैंने ये इस तरह से मान लीजिए, ठीक है ना अभी। अब देखो इससे आपको जो बाएं पक्ष है उसका मान क्या मिलेगा आपको, 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा और 10 पाई बाई 4 माइनस से थीटा। अब यहाँ पर देखो आप इसमें 10a प्लस बी का रूल लगा दो, तो 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a और 10ab। यहाँ पर भी आप रूल लगा दो, 10a माइनस 10b बट्टा में 1 प्लस 10a 10b। तो ये आपने बीच में क्या लगा दिया है, जो इसका रूल है वो आपने लगा दिया है 10a प्लस बी वाला और एक बार 10a माइनस बी वाला। अब देखो इससे तो आपके पास मान क्या आएगा, ये तो आएगा 1 प्लस 10 थीटा और ये आएगा 1 माइनस 10 थीटा, और यहाँ पर भी आएगा 1 माइनस 10 थीटा और बट्टे मारा है 1 प्लस 10 थीटा। ठीक है, आपने इसको यहाँ तक कर लिया है। अब देखो जब इसको आगे और सोल्व करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर आपका लघुत्तम आएगा 1 माइनस 10 थीटा इंटू में 1 प्लस 10 थीटा। यह कट रहा है अभी, ये मेरे पास आ रहा है 1 प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये कट रहा है और ये आ रहा है 1 माइनस 10 थीटा का होल स्क्वायर। और देखो इसको जब आप आगे सोल्व करोगे हो रहे तो यहाँ पर मेरे पास नीचे तो आ रहा मान इसमें 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा आ रहा है, और यहाँ पर प्लस में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 tan थीटा ये आ रहा है। देखो दोनों में आप 2 tan थीटा वैसे काट सकते हो। ऊपर मान आ गया 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बटे मारा है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन आ गया बाहर, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब देखिए आप जानते हैं कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ऐसा फॉर्मूला आपने किसी का पढ़ा नहीं है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस, कोस के लिए मान बटे माना चाहिए ना, तो इसको आप ऐसे 2 गुणा 1 बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अभी क्या होगा, आपका cos 2 का फॉर्मूला हो गया, इन 2 गुणा 1 बटा cos 2 थीटा आ रहा है मेरे पास यहाँ पर सेम, तो 2 गुणा 1 बटा, अब जो cos 2 थीटा का मान पहले से दिया गया कितना आपको, a बटा b दिया गया, तो a तो आ जाएगा नीचे, b ऊपर चला जाएगा, और ये आपका 2b बटा a हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको यही प्रूव करना था। ठीक है ना। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट थे वो सेकंड पार्ट भी आप ऐसे इसका कर सकते हो। तो देखो सेकंड पार्ट में आपको थोड़ा सा संकेत दे दूँ, बाकी करना आपको ये वो कैसे करना उसको। तो देखो अगर आप सेकंड पार्ट की इसकी बात कर रहे हो तो जो सेकंड पार्ट है प्रश्न का उसमें भी आपको सिद्ध करना है, और सिद्ध क्या करना है वो देखिए आप। इसमें आपको प्रूव करना है क्या कि tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स और प्लस में 1 माइनस एक्स बटे में आ रहा है रूट में 1 प्लस एक्स और माइनस में 1 माइनस एक्स बराबर आपको दिखाना है पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ये प्रश्न है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले आप इसमें इसका बाएं पक्ष को चुनते हैं आप, यानी tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स बटे मारा है रूट में 1 प्लस एक्स माइनस में 1 माइनस एक्स।
अब इसमें सीधा सीधा आपको रूल ये लगाना है कि सबसे पहले आपको ऐसी कंडीशन में बता रखा मैंने आपको x को cos 2 थीटा पुट करना है या cos थीटा पुट करना है। तो पहले आप पुट करेंगे x बराबर cos 2 थीटा। अब इससे आपका मान आएगा tan इनवर्स, फिर रूट में आ रहा है 1 प्लस cos 2 थीटा और प्लस में 1 माइनस cos 2 थीटा, बटे में आ रहा है 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस में 1 माइनस cos 2 थीटा। अब यहाँ तो आ रहा है tan इनवर्स सेम। अब तो इसमें आपको क्या करना है, 1 को काटने और लगाना है। तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर लगाओगे आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बटे मारा है 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस में यहाँ पर भी आप लगा दोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जब आप इसको आगे सरल करोगे तो आपको पता है यहाँ पर 1 से 1 कट रहा है आपका, यहाँ पर भी 1 से 1 कट रहा है, 1 से 1 कट रहा है और 1 से 1 कट रहा है। तो आपका माना जाएगा tan इनवर्स, ये तो √2 cos थीटा आ गया, ये प्लस √2 साइन थीटा आ गया, बटे वाला मान है √2 cos थीटा और माइनस में √2 साइन थीटा। आपने इस क्वेश्चन को यहाँ तक कर लिया है ना। अब देखिए इसको आगे सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे सोल्व करने के लिए पहले तो आप ऐसा करो, जो √2 है उसको आप ऊपर नीचे कॉमन लेके काट दो सीधा। तो मेरे पास आ रहा है cos थीटा प्लस साइन थीटा और बट्टे में कितना रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो इसमें क्या करना, आपको अंश और हर दोनों में आपको cos थीटा का भाग लगाना है। जैसे आप भाग लगाओगे तो ये आएगा 1 प्लस tan थीटा और ये आएगा 1 माइनस tan थीटा। फिर ये tan इनवर्स तो आएगा सेम, ये tan π/4 प्लस tan थीटा या 1 माइनस tan π/4, इसको आप tan थीटा इस तरह से कर सकते हो। अभी तो रखना आपको सेम एक बार, ये फॉर्मूला बन रहा है tan a प्लस b का, तो π/4 प्लस थीटा हो गया नहीं, ये इन्हें काट दो और ये मेरे पास आ रहा है π/4 प्लस थीटा। अब थीटा का मान वापस कहाँ से निकालना, थीटा मान वापस यहाँ से निकालना आपको। पहले आएगा मान मेरे पास क्या cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा, अब 2 इसके भाग में आएगा 1/2 cos इनवर्स x बराबर आएगा थीटा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 1/2 cos इनवर्स x, यही आपस में क्या करना प्रूव करना था। तो ये मैंने आपको जो प्रश्न संख्या 16 है उसको अभी मैंने आपको करवाया है। अब आगे देखो आप प्रश्न संख्या 17। देखो जो अगला प्रश्न आपका आ रहा है वो सवाल नंबर 17 का है। देखो इसमें आपने पहले लिया इसका बाएं पक्ष लिया a माइनस बी माइनस सी, 2a फिर 2a फिर 2b, b माइनस सी माइनस a, फिर आ रहा है 2b, फिर 2c 2c, c माइनस a माइनस b। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, आपको उत्तर में a प्लस बी प्लस सी प्राप्त करना है ना। तो देखो अगर आप इनको ऐसे जोड़ते हो तब तो आपका मान आएगा 5a माइनस बी माइनस सी। अगर मैं इनको ऐसे जोड़ लिया इस तरह से तो आपको a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है सीधा। तो आपने यहाँ पर r1 में संख्या लगा दी, r1 प्लस r3 लगाने पर, और जैसे आप a लगाओगे तो आपके पास देखो यहाँ पर मान क्या आ जाएगा, अभी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। बाकी सारा सेम, 2b, b माइनस सी माइनस a, फिर 2b 2c, फिर वापस 2c आ रहा है, ये c माइनस a माइनस b। अब देखो इस r1 में से आप ये पूरा भार कॉमन ले सकते हो आप, यानी a प्लस बी प्लस सी आपका आ गया भार कॉमन ही है। यहाँ बचेगा 1 1 1, फिर आ रहा है 2b, फिर आ रहा है b माइनस c माइनस a, यहाँ पर वापस क्या आ रहा है 2b आ रहा है, फिर 2c, ये वापस 2c आ रहा है सेम, c माइनस a माइनस b। अब देखो जब 111 की कंडीशन आ जाती है तो मैंने आपको तरीका बता रखा है कि आप 2 को शून्य कर लो, एक तो इसको शून्य बना लो, एक इसको शून्य बना लो। तो यहाँ मैंने C1 में क्या रो लगाया, C1 माइनस C2 लगाया, और C2 में लगा दिया मैंने C2 माइनस C3 लगाने पर। तो जैसे आप ये रूल लगाओगे तो देखो यहाँ पर जो मेरे पास ये a प्लस बी प्लस सी, देखो पहले से वो तो बाहर पड़ा है एक बार, अब ये मान 0 हो रहा है पहले, और जब आप इसमें से ये मान घटा रहे हो
तो ये b माइनस का दोनों प्लस क्यों हो रहे हैं, तो आपका मान क्या देगा यहाँ पर, ये a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। क्योंकि इसमें से ये मान घट रहा है तो ये दोनों प्लस क्यों, अगर b माइनस का तो घट गया, प्लस का भी आ गया, और इसमें से ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो आगे, इसमें से ये घटाया तो पहले तो आपका मान आया 0, फिर जब आप इसमें से ये मान घटाओगे तो देखो ये 2 तो माइनस के और b भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो मान आपका आएगा माइनस में a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। मैंने को ले लिया माइनस को, ठीक है ना भी। और जब इसमें से ये मान घटेगा तो देखो दोनों आपस प्लस क्यों हो रहे हैं, और ये c किसका प्लस का है, तो मान हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, और लास्ट वाला मान आ रहा है 1, फिर 2b, फिर c माइनस a माइनस b। अब देखिए आगे, आपने इसको यहाँ तक कर लिया है। अब देखो आपको इसमें पता है कि जो आपका मान है कौन सा, ये जो पंक्ति आपकी है यहाँ पर कौन सी, जो मेरे पास यहाँ पर ये C1 है, देखो इसमें a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, इसमें भी आपका a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, सॉरी कॉलम में C1 में C2 दोनों में। तो आप यानी दोगे C1 व C2 के अनुदिश a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, तो यहाँ बाहर मेरे पास मान आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ गया है, और यहाँ पर आएगा 0, 1 और ये 0, फिर 0 माइनस और ये 1 आ रहा है, फिर 1 2 भी और ये c माइनस a माइनस b। अब देखो इसका मैं R1 के अंदर क्या कर दूँगा, इसका प्रसारण कर दूँगा। तो आपने लिख दिया R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, तो मान आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ गया, नहीं सेम। अब देखो ये 2 तो मान आपके 0 आएंगे, अब देखो 1 के इंटू क्या आएगा, ये और माइनस 0, तो मान 1 आ गया ना, अब 1 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और आपका उत्तर आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर मेरे को क्या प्राप्त हो गया है, RHS प्राप्त हो गया है। ये आपने जो सवाल संख्या 17 थी वो आपने भी पढ़ी है। अब देखो आगे आप सवाल नंबर 18। देखो इस सवाल में आपको एक मैट्रिक्स दी गई है 3 1 माइनस 1 और 2, और सिद्ध करना आपको a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7a बराबर 0, और बाद में आपको इसी के सहायता से इनवर्स को प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो बायां पक्ष से पहले ले लेंगे सीधा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i ये आ रहा है सेम। अब इसको तो ले देंगे आप a डॉट a माइनस 5a प्लस हो गया 7i। अब यहाँ a का तो मान आ गया मेरे पास 3 1 माइनस 1 और 2, फिर वापस 3 1 माइनस 1 और 2, फिर माइनस 5, फिर 3 1 माइनस 1 और 2 प्लस 7 की इनको हमारा है 1 0 0 और 1। अब देखो इनको पहले आप गुणा करें दोनों को, देखो एक बार भी, तो मान आपका 9 माइनस 1 आ जाएगा, इससे गुणा कराया कॉलम से तो 3 प्लस 2 आ गया, इसको वापस पहले कॉलम से गुणा कराया तो माइनस 3 माइनस 2 आ गया, दूसरे कॉलम से कराया माइनस 1 प्लस 4 प्लस, अब आप माइनस 5 को अंदर भेज दो, माइनस 15 माइनस 5 प्लस 5 और माइनस का 10। जब 7 से गुणा कराओगे तो आएगा मान आपका 7 0 0 और ये 7। अब देखो इसको सरल करने पर आपका मान आ रहा है कितना, 8 5 माइनस 5 प्लस 3, फिर प्लस में आ रहा है माइनस 15 माइनस 5 5 माइनस और ये 10, प्लस ये आ रहा है मेरे पास 7 0 0 और ये 7। अब देखिए उसके बाद में क्या करना आपको, इन सबको देखो जोड़ना है एक बार। तो देखो जोड़ने का मतलब क्या होगा, ये जो ये अवयव है इसके संगत तो आपके सारे आएंगे, तो ये आपका 0 रहेगा, फिर इसके संगत क्या आएगा, ये आएगा तो 0 हो गया ये, इसके संगत ये तीनों आएंगे तो क्या हो गया 0, इसके संगत ये तीनों आएंगे तो क्या जाएगा 0, बराबर मेरे पास क्या आ गया 0 मैट्रिक्स, ये सिद्ध हो गया। तो पहले तो इसमें आपको ये क्या करना है, सिद्ध करना है। उसके बाद देखो आपको इसी के सहायता से क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो देखो आपको यहाँ पर पता है चूँकि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7a बराबर बिल्कुल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब इसमें आप ऐसा करेंगे, पहले 7a को आप उधर भेज दें, तो a स्क्वायर माइनस 5a बराबर माइनस का 7i ये आ रहा है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे इसमें, यानी दोनों तरफ आपको क्या करना है, ए इनवर्स से गुणा करना है। तो मेरे पास आ रहा है a स्क्वायर डॉट ए इनवर्स माइनस 5a, आप यानी तरह की ए इनवर्स से गुणा करने पर, फिर उधर आ रहा है मेरे पास माइनस में 7i और a इनवर्स। अब ये तो आ गया a, ये 5i हो जाएगा,
और यहाँ पर आ रहा माइनस में 7a इनवर्स, क्योंकि जो आई होता है ना वो किसी भी मैट्रिक्स से गुणा तो उसका मान क्या था, वापस वही मैट्रिक्स आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो आप आई मान लेंगे, जब आई है तो उसको आप हटा भी सकते हो। अब यहाँ तो आपको करना है a माइनस पहले 5 करना, तो a का मान मेरे पास कितना है मैट्रिक्स का 3 1 माइनस 1 और ये 2 माइनस 5 इंटू आई का मान है 1 0 0 और ये 1, इधर माइनस 7 और a नोट्स आपको प्राप्त करना है। इसको सॉल्व करोगे तो 3 1 माइनस 1 और ये 2 प्लस माइनस 5 0 और माइनस 5, इधर है माइनस का 7a इनवर्स। अब इनको देखो जब आप सॉल्व करोगे तो मान माइनस 2 फिर 1 माइनस 1 और ये माइनस का 3, उधर आ रहा माइनस का 7a इनवर्स। अभी इसके भाग में आ रहा है अभी ये माइनस 2 1 माइनस 1 और माइनस का 3, उधर आ रहा है a इनवर्स। तो जो a इनवर्स है उसका मान क्या हो गया, अब चाहो तो आप इसको अंदर भेज दो तो 2/7 प्लस में माइनस का 1/7 प्लस का 1/7 और प्लस का 3/7। तो इस तरह से आप जो a इनवर्स है उसको प्राप्त कर सकते हो। तो यह आपने भी पढ़ा है, कौन सा प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 18 है वो आपने भी पढ़ा है। अब देखो आगे आप 19 नंबर प्रश्न को आपको कैसे करना था। तो देखिए प्रश्न संख्या 19, देखो अगर हम प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं तो उसमें आपको ये दिया गया है, क्या दिया गया है कि इसमें आपके पास आ रहा है, अगर हम प्रश्न संख्या 19 की बात कर रहे हैं तो इसमें देखो आपको एक वक्र दिया गया है 19 के में, और उस वक्र के किसी बिंदु पर आपको स्पर्शरेखा OY और OX के साथ क्रमशः ये P और Q पर काटती है। जैसे मान लो ये मेरे पास को जैसे ज्यामिति है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मान लो कोई मेरे पास वक्र है जिसकी समीकरण क्या रही है √x माइनस √y बराबर क्या रही है √a, आपको यहाँ पर दिया गया है, ये √a है, ठीक है ना। अब आप इसके लिए कोई स्पर्शरेखा ये, इसको आप इस तरह से आगे बढ़ाओगे तो इसको आप थोड़ा सा आगे और बढ़ा दो, और यहाँ पर आपको करना क्या इसके अंदर, या मान लो इसका कोई स्पर्श बिंदु क्या है P है, इसको मान लो इधर A पर काट रही है, इसको मान लो इधर कहाँ काट रही है B पर काट रही है। और यहाँ पर मान लो कि जो A है उस पर बिंदु मान लो कि हमारे पास x1, 0 आ रहा है, यहाँ मान लो मेरे पास क्या आ रहा है 0, y1 ये आ रहा है। अब इसमें आपको देखो सिद्ध क्या करना है, यहाँ तो मान लो मेरे पास क्या है A पॉइंट है कोई, ठीक है ना। अब इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, मेनली हमें वो देखना पहले एक बार, सिद्ध करना है कि जो OP प्लस OQ, अच्छा इनको भी आपको P और Q मानेंगे ना, ये P और Q आपको इनको मानना है, ये P ये होगा ये Q होगा, इसको आप चाहे भले ही आप A मान सकते हो, ठीक है ना। तो अब आपको दिखाना है जो OP प्लस OQ होगा वो बिल्कुल किसके बराबर आएगा, A के बराबर आएगा, और जहाँ पर O क्या है मूल बिंदु है, क्योंकि प्रश्न में आपको P और Q दे रखा है तो P और Q आपको उन्हीं को मानने हैं जो आपको दिए गए हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, मेरे पास देखो वक्र की समीकरण क्या आ रही है, मेरे पास ये आ रही है √x माइनस √y बराबर √a, ठीक है ना। फिर देखो आप यहाँ पर इस पर कोई बिंदु मान लेंगे, आप एक दिशा आपने यहाँ पर h के बिंदु मान लिया कोई भी है, ठीक है ना। और अब सबसे पहले तो क्या करना है, इसका आपको अवकलन करना है। और देखो ये जो वक्र है ना वो आपका देखो इस h के से भी क्या होगा पास होगा, इसको चाहो आप h के मान लो चाहे l/, कुछ मान लो चाहिए, अगर आप इसको चाहो तो आप इसको α/β भी देखो मान सकते हो, कुछ मान लो अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखिए वक्र बिंदु α/β से गुजरता है, पहले तो आप इसको इसे गुजार दो, तो मेरे पास क्या आएगा √α माइनस √β बराबर √a। एक तो पहले आप इसमें यह समीकरण इस तरह से बना सकते हो। अब देखो दूसरी बात मेरे पास क्या है, देखो अब इस समीकरण का क्या करना, आपको अवकलन करना है, √x ये मान लो आपकी समीकरण 1 है, ठीक है ना, ये मान लो आपकी क्या समीकरण 2 है। अब पहले आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखो जैसे आप इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 1/2 √x, फिर x का 1 हो गया, 1/2 √y और y का हो गया dy/dx, और यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास माने इसका 0 आ गया है।
अब देखो इसमें से आपका जो 1/2 कॉमन आगे कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है। तो पहले आप क्या करेंगे, 1/2 कॉमन लेके 0 में भेज देंगे। तो मानेगा 1/√x माइनस 1/√y dy/dx बराबर क्या रहा है अभी 0 आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो माइनस में 1/√y dy/dx बराबर आएगा 1/√x, क्योंकि देखो माइनस का टर्म अंदर भी है, और जो dy/dx है उसका मान मेरे पास क्या आ गया √y/√x, ये आ गया। अब ये प्रवणता किस बिंदु पर निकालनी है, आपको एल्फा बीटा पर निकालनी है। तो आप लिखोगे dy/dx का मान आपको क्या निकालना है, एल्फा बीटा पर आपको प्राप्त करना है। तो मान आएगा √β/√α। तो ये आपने अभी क्या प्राप्त कर ली है, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो आपने प्राप्त कर ली है। तो अब आप लिखोगे स्पर्श रेखा का समीकरण। तो आप जानते हैं कि y माइनस y0 बराबर आता है dy/dx x0 y0 और x माइनस x0। तो आप देखो इसको यहाँ पर एल्फा बीटा से जाने वाली की बात करो, ठीक है ना। ये देखो इस बिंदु से इससे इन तीनों से पास हो रही है। तो पहले मैं बात करूँगा एल्फा बीटा की। तो यहाँ पर आएगा y माइनस बीटा बराबर ये √β/√α आ रहा साथ में, और साथ में x माइनस क्या आ रहा है, एल्फा आ रहा है। तो ये तो पहले आपने क्या बात कर ली है, जो स्पर्श रेखा का समीकरण है वो आपने इस तरह से लिख दिया है। अब देखिए इसके बाद में जो आपकी स्पर्श रेखा है वो देखो कहाँ से पासिंग हो रही है, वो एक तो इस P से पासिंग हो रही है। तो आप लिखोगे स्पर्श रेखा को बिंदु P यानी x1, 0 से गुजारने पर, तो मेरे पास मान आएगा y माइनस ये y क्या देगा मान बीटा 0 आ गया ना, 0 माइनस बीटा बराबर आ गया √β/√α, और यहाँ पर x1 माइनस एल्फा ये आ गया। अब इसको पहले हम सरल करके क्या करेंगे, x1 का मान है वो निकाल लेंगे यहाँ पर भी। तो देखो ये जो बीटा है देखो मेरे पास इधर इससे कट गई, ये मान आपका √β आ गया, और इसके गुणा में आ गई। तो मेरे पास क्या आ गया माइनस में भी √α बीटा आ गया, उधर है x1 माइनस एल्फा, और मान आपका देगा एल्फा माइनस √α बीटा, और उधर मेरे पास क्या रहा है x1। इसको एक बार आप क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर जो 3 है वो आप इसको एक बार मान सकते हो, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद में आपको और क्या करना है, देखो अब इसी स्पर्श रेखा का नाप है, कौन से को, इसको आप कहाँ से गुजारेंगे, इससे गुजारेंगे, यानी स्पर्श रेखा बिंदु जो आपका Q है 0 y1 उससे गुजारने पर, और जैसे आप उसको उस बिंदु से गुजारोगे ना तो मान मेरे पास क्या आएगा y। अब देखो y की जगह क्या लिखना आपको, y लिखना इस बार, यानी y1 माइनस बीटा बराबर आएगा √β/√α, फिर x का मान आ गया मेरे पास कितना 0 और माइनस में एल्फा। अब इसको देखो सरल करना पड़ेगा आपको। तो देखो y1 माइनस बीटा बराबर मेरे पास क्या आएगा, तो देखो इसका कोई महत्व नहीं है, इससे कट के आपको मान √α हो गई ये, तो मानेगा माइनस में √α बीटा एक साथ। अब y1 का माना मेरे पास बीटा माइनस √α बीटा ये आ रहा है, ये मान लो मेरे पास अभी क्या आ गया, समीकरण नंबर 4 आपको प्राप्त हो गई है। अब देखो मैं समीकरण जो 3 और 4 देखो उन दोनों को जोड़ूंगा एक बार। हालांकि जो समीकरण 3 है उसमें आप इस x1 को इस साइड में आप देखो यहाँ लिख दोगे, मतलब जो आपकी समीकरण 3 है यहाँ पर उसको आप कैसे लिख दोगे, इसको आप देखो थोड़ा सा इस फॉर्म लिख दो, यानी x1 बराबर क्या है मेरे पास एल्फा माइनस √α बीटा। तो इस तरह से आप इसको पहले मान लेना, ठीक है ना। समीकरण जो 3 आपकी है वो क्या है, x1 बराबर एल्फा माइनस √α बीटा, ठीक है ना। अब इन दोनों को आप जोड़ रहे हो पहले, तो मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया, इनको पहले मिटा दो एक बार मैं यहाँ से डायग्राम को, और मैंने लिखा समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर। तो देखो जैसे आप इनको जोड़ोगे तो आपको मान आएगा x1 प्लस y1 किसके बराबर आएगा, एल्फा माइनस √α बीटा, और प्लस में बीटा माइनस √α बीटा। तो जो x1 प्लस y1 है वो मेरे पास आ रहा है एल्फा माइनस 2 √α बीटा और प्लस में बीटा। तो जो x1 प्लस y1 है इसको आप √α माइनस √β का आप इसको होल स्क्वायर भी मान सकते हो।
ठीक है ना। ये आपने इसको इस तरह से लिख दिया है। अब देखो इसका मान आपको यहाँ से दिया गया कितना, ए दिया गया है देखो यहाँ पर। तो x1 प्लस y1 बराबर क्या देगा मेरे पास, √a का होल स्क्वायर। अब x1 का मान क्या था आपका, p था, इसका q था, और यानी सॉरी OP था, इसका मान OP था मेरे पास, इसका क्या था OQ था, और यहाँ पर जो आपका √a का वर्ग क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। और ये इसमें क्या करता आपको सिद्ध करना था। ये मैंने आपको अभी क्या बताया है, 19वां सवाल है, उसका मैंने आपको रिवीजन करवाया है। अब जो 20 से लेकर जो 30 तक के प्रश्न हैं उनका रिवीजन आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।